तो वीडियो लोग, अक्षय कुमार की केसरी 2 मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और इसकी बात हम शुरू से शुरू करते हैं। जब इसका टीजर आया था जो कि काफी बढ़िया लगा था और इसका ट्रेलर अच्छा, उनको देखने के बाद तुम्हारे और मेरे मन में एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद बन गई है कि मूवी कुछ ऐसी होगी। केसरी चैप्टर 2 मूवी कैसी है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने टीजर ट्रेलर दिखा के हमारे एक्सपेक्टेशन का बार सेट करा था, उससे मूवी अच्छी है। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी से अक्षय कुमार का कमबैक हो सकता है। कमबैक हो गया कि मैं एक्साइटमेंट बहुत आगे जंप कर रहा हूं, पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम स्टोरी से। केसरी चैप्टर 2 स्पिरिचुअल सक्सेसर है केसरी मूवी का, जो 2019 में आई थी। तो भाई लोगों, जिस हिसाब से ये मूवी चलने वाली है, उस हिसाब से तुम सरप्राइज मत होना अगर ये पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक निकाल दे तो। आजकल बॉलीवुड में यही ट्रेंड तो चल रहा है, एक मूवी चलेगी तो उसका पार्ट 2, पार्ट 3 निकाल दो, जैसे कि भूल भुलैया। तो केसरी 1 और 2 के अंदर में सिर्फ दो ही सिमिलैरिटीज हैं। पहला अक्षय कुमार, दूसरा बी प्राक का गाना, जो कि वापस से रीयूज करा गया है बिना कुछ चेंज करे। गाना बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर ऐसा लगता है कहीं सुना सा था। शेरशाह में सुना था क्या? कहानी की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 के अंदर में जलियांवाला बाग ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया मैसेकर, उसके बारे में क्यों किया और उसका रीजन, इतनी दर्दनाक चीज करने के बाद कैसे उसको दबाने की कोशिश करी थी, जिसको ये मूवी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिखा देती है। इसलिए एक एडवाइस है, अगर तुम थिएटर में इसको देखने जा रहे हो तो बिल्कुल लेट मत होना, क्योंकि फिल्म्स के मेकर ने उसको फिल्म करने में और सीन करने में कोई भी हाथ पीछे नहीं खींचा है। उसको 18+ की रेटिंग मिली हुई है, वो भी सिर्फ ब्लड और मैसेकर दिखाने के लिए नहीं, जो वर्ड्स और डायलॉग्स का इस्तेमाल करा जाता है आगे मूवी में, स्पेशली व्हेन जब अक्षय कुमार वो एफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं और जब भी वो मूवमेंट आता है ना, गजब। तो केसरी चैप्टर 2 बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह सच होगा। कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं जो कि फिल्म को और ज्यादा ड्रामेटिक दिखाने के काम आती है। और भी काफी ज्यादा अच्छे डायलॉग्स है मूवी के अंदर में, जो कि मूवी को काफी अच्छी डेप्थ देते हैं। जैसे कि अनन्या पांडे का वो ट्रेन वाला डायलॉग, जहां पर वो कहती है कि जलियांवाला बाग के अंदर में जो दीवारें हैं उनके पास खड़े होके जब हम चुप हो जाते हैं और दीवारें बोलना शुरू करती हैं, तब असली में पता चलता है कि कौन मरा हुआ है। देखो, केसरी चैप्टर 2 इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। इसका ये मतलब नहीं है कि केसरी चैप्टर 2 100% एक्यूरेट है, नहीं, क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है सिचुएशंस को और ज्यादा अपीलिंग और ड्रामेटिक बनाने के। लेकिन भाई, जैसे उन्होंने जज को फक यू बोला था, जोर से ताली पीटने का मन किया था मेरा। जज वाली बात से ये याद आता है कि मेजोरिटी मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा है। स्टार्टिंग में हमको एक मैसेकर दिखा दिया, उसके बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर शू करता है सीधा क्राउन के ऊपर, इंटरवल के 1-2 मिनट पहले से, और उसके बाद पूरी मूवी कोर्ट के अंदर ही चलती है। आर माधवन के इंट्रोडक्शन से लेके और जो फियर्स बैटल लड़ी गई है बिटवीन अक्षय कुमार एंड आर माधवन के कैरेक्टर के बीच में, कमाल की थी। तो जैसा कि मैंने तुम्हारे सामने टीजर और ट्रेलर का जिक्र करा, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि अक्षय कुमार फिर से एक बायोपिक लेके आ रहे हैं। वैसे इंटरनेट पे अक्षय कुमार की बायोपिक पे लेके बहुत सारे मीम्स और बहुत सारी बातें होती हैं कि ध्यान नहीं देते, बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, बिल्कुल दाल रोटी की तरह उनकी मूवीज हो गई हैं कि महीने में 4 निकाल देते हैं। तो जो केसरी मूवी है वो बीच बीच में तुमको ऐसे ट्विस्ट तो मारेगी, लेकिन जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो सेम एक लाइन में चल रहा है अंटिल मूवी का फाइनल हाफ। आखिरी के 15-10 मिनट जो मूवी अचानक से जंप करती है, अपने सारे पॉइंट्स रखने के बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपने एक फ्लो में चला जाता है, जैसे कि अक्षय कुमार कभी कभार कर ही जाते हैं, ऐसे लंबी सी स्पीच देना। लेकिन मूवी के अंदर वो स्पीच सुन के मजा आया। अक्षय कुमार के बारे में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा नेगेटिव बातें चल रही है इंटरनेट पे। टाइम नहीं देते, 4 महीनों के अंदर में मूवी बना देते हैं, 40-50 दिन में खत्म कर देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के अपने डायलॉग्स बोलते हैं। कि मूवीज दाल चावल जैसी हो गई हैं, जो कि लगभग हर महीने आ जाती है। तो सब कुछ बेबुनियाद हो जाता है जब परफॉर्मेंस कुछ इस लेवल का हो। केसरी चैप्टर 2 के अंदर में चीजें जितनी ज्यादा सटल रखी हैं, रिएक्शन देना, इमोशनल सीन, और जब फूटने का टाइम आया तो एकदम से फूट जाना, एकदम विंटेज अक्षय कुमार वाली फील आई, जिसको देख के थिएटर्स के अंदर में लोग ताली पीटा करते थे। और वो चीज जो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कि उनके राइवलरी आर माधवन से होगी, वो पेड ऑफ करती है बहुत अच्छी तरीके से। और एडिटिंग कहीं पे ऐसे तेज हो जाना, कट काफी तेज लगा देना, और सबटाइटल्स, जब हिंदी मूवी में जब कैरेक्टर्स हिंदी ही बोल रहे थे तो सबटाइटल्स इंग्लिश में क्यों दे रखे हैं? कोल्हापुर में बैठ के मूवी देख रहे हैं, लॉस एंजलिस में नहीं। लेकिन उनकी बैटल देख के मजा आ गया, जैसे वो केस ऐसे स्विंग करता है आगे पीछे, कभी इनके फेवर में, कभी इनके फेवर में, कभी ये कुछ करते हैं, कभी इसका सोल्यूशन ये निकालते हैं, काफी कमाल था। आर माधवन का कैरेक्टर, ग्रेट टाइम, ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टिंग,
ग्रेट पे ऑफ। अगर फीमेल कास्ट की बात करी जाए तो वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, रवीना कैसेंड्रा। लेकिन इस चीज को दिखाने के लिए कि एक लॉयर पूरे के पूरे एम्पायर के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी फैमिली के अंदर में उनका क्या रिएक्शन होगा, उसको दिखाने के लिए ये काफी अच्छी एक्ट्रेस थी। और फिर अब बात करते हैं अनन्या पांडे के बारे में। अनन्या पांडे का काम ऐसे मूवी को नीचे लेके आने का काम तो नहीं करता है, ऐसे पिगविन। अनन्या पांडे के कुछ 2 डायलॉग्स जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं मूवी के अंदर में, जो कि काफी इम्पैक्टफुल दिखाते हैं उसके कैरेक्टर को। जैसे कि पहला, तुम्हारे यहाँ क्वींस नहीं है क्या? दूसरा, जब जलियांवाला बाग कांड के अंदर दीवारों के पास जाते हैं तो हम चुप हो जाते हैं और दीवारें बोलना शुरू करती हैं जब पता चलता है कि असली में मरा हुआ कौन है। गुड डायलॉग्स, ऐसा काफी अच्छा इंप्रेशन बना के जाते हैं वो डायलॉग्स मेरे ऊपर। एक काम जो मूवी काफी अच्छे तरीके से करती है वो है सिचुएशंस का अंदाजा लगवाना। तुम एक लॉयर हो, तुमने केस कर दिया है, लेकिन पूरी की पूरी सरकार ही उनकी है, पूरी जुडिशरी उनकी है, पूरी पावर उनके पास है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर भी 2 लॉयर का खड़ा होना उनके सामने, वो बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के। तो इसी अंडरडॉग स्टोरी के ऊपर मूवी एक्सेल कर जाती है, इसलिए जब सब क्लाइमैक्स आता है तो काफी अच्छा पे ऑफ मिलता है। तो मूवी के अंदर में एक सॉन्ग डाला हुआ था जो कि मूवी को थोड़ा सा साइड ट्रैक कर देता है, थोड़ा सा, जिसको तुम टेक्निकली आइटम सॉन्ग कंसीडर नहीं कर सकते। जिसके अलावा 2 बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलते हैं जो कि ट्रेलर में भी थे। ओ शेरा जब बजता है तो बिल्कुल ऐसे गूज़बम ला देता है, बिल्कुल ऐसे जोर से हिट करता है हमारे अंदर। और एक और जो कि काफी सॉफ्ट मेलेडी इस्तेमाल करी गई है, ओ किथे गया तू साइया, जो कि इमोशनल फील कराने के लिए काफी होता है और रुलाने के लिए भी। लेकिन दोनों एकदम परफेक्ट चॉइस, मजा आया। अगर नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करें तो कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ऐसी थोड़ा बहुत 19-20 ही फर्क है और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और सबटाइटल्स की बात तो मैं तुमको बताई थी। एक और बात शायद जिससे तुमको ये मूवी उतनी ज्यादा इंप्रेसिव ना लगे वो है कि एक और बायोपिक, और इन द एंड केसी चैप्टर 2 मूवी वो पे ऑफ करती है, वो डिलीवर करती है जो उसने प्रॉमिस किया था। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताना जो जनरल पब्लिक को इतना ज्यादा नहीं पता, और उसी के साथ में मूवी को एंगेजिंग और ड्रामेटिक बनाना, कैसे कि कोर्ट केस, जज, जुडिशरी, देखते देखते सैड और इमोशनल फीलिंग तो होती है, लेकिन साथ में पेट्रोटिज्म की भावना यानी देशभक्ति भी काफी ज्यादा बढ़ती है। केसी चैप्टर 2 कुछ ऐसी मूवीज में से है जो उसको दिखाने में कामयाब हो जाती है। तो अब कंक्लूड करा जाए तो ओवरऑल मूवी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली अच्छी से थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपने अब तक मूवी ना देखी हो तो जाके देखिए। और अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। ओके, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।